आओ मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं आज जीएस की क्लास की शुभारंभ। और हमारे आपको पता है कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, अधिशासी अधिकारी हो, ईओ का हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, या टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, या टीआरआई हो, या इसके अलावा भी यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें जीएस या सामान्य अध्ययन वाला जो पार्ट है वो आएगा, तो उसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक और गुणकारी एक कक्षा जिसकी हम लोग आज की पहली क्लास की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं। देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है, क्लासेस और भी चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाकर के और क्लासेस भी देख सकते हैं। ये सीरीज़ एक तरीके से ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है, खासकर जो लोग पेपर में सीधा सीधा बैठने वाले हैं उन लोगों को सीधा ये लाभ पहुँचाएगी। देखिए, ये क्लास थोड़ी सी मिक्स होगी, खिचड़ी की टाइप की होगी। इसमें मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो दूंगा, साथ साथ सिलेबस आप सभी जानते हैं कि जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर ईओ और टीआरआई की बात करूं तो लगभग ये तो 200 नंबर का अलग से एक पेपर होना है, जिसमें 60 नंबर का उत्तराखंड अलग आएगा और लगभग 140 नंबर का जीएस आपको पढ़ना है। दूसरी तरफ अगर आप आरओ और एआरओ के पेपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो लगभग वेटेज 60 से 65 मार्क्स का किसका वेटेज है, जीएस का वेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं हमारे लिए, जो हम लोग अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जहाँ आप स्कोर ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है, तो उनसे मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण पार्ट बनेगा वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरे साथ आइएगा, काम करते हैं। ठीक, देखिए, निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए कि सर कैसे, कहाँ, कब, क्या है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो उन सवालों को दरकिनार करिए, केवल आइए और चलिए मिल कर के काम करते हैं शुरू, और पहली क्लास का आनंद लीजिए। और देखिए, कोशिश करना कि इन सब क्लासेस को आप डे बाय डे काम कर सकें। अभी देखिए, शुरुआत कर रहा हूँ आज, तो जितना हो सकेगा उतना बताऊँगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें मैं होमवर्क जोड़ता जाऊँगा, जिसमें आपको रिवीज़न और होमवर्क वाला काम जो आपको मिलेगा वो आपको डेली करना है घर जा कर के। देखिए, अकेले मेरे प्रयास करने से या किसी के भी प्रयास करने से अकेले काम नहीं बनेगा। बहुत कम समय है काम करने के लिए, तो मिल कर के काम करना पड़ेगा। थोड़ा काम हम करेंगे, थोड़ा काम आप करोगे, तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ और आइए इस शानदार क्लास का मज़ा लेते हैं। देखो, आप सभी ने देखा है कि लगभग अगर हम पेपर में जाते हैं तो जो जनसंख्या वाला पार्ट है ना, ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन जिसे आप कहते हो, तो जनसंख्या से सवाल अमूमन बनता है। वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ा सा जनसंख्या के बारे में बताऊँगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में बताऊँगा, ठीक है, और थोड़ा सा करंट अफेयर बताऊँगा आज की क्लास में। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए रामबाण सीरीज रहेगी। चैनल पे आइए और काम करिए मेरे साथ। ठीक है, देखो, जनसंख्या को लेकर के बात करते हैं। तो पहली चीज़ की जनसंख्या कहते किसे हैं, यहाँ से अगर आप सीखोगे, जन माने क्या है, व्यक्ति, लोग, समुदाय, है ना, संख्या माने नंबर्स। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पर्टिकुलर, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या या मानवों की संख्या, है ना, मानवों की संख्या, ठीक है, वो क्या है आपकी, वो आपकी जनसंख्या कहलाती है। या मैं कहूँ आपके कि एक पर्टिकुलर निश्चित क्षेत्र और समय में वहाँ रहने वाले मानवों की जो संख्या है, निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है, वही क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। ठीक है, बात क्लियर हुई। यानी कि जैसे भारत है, तो भारत की अपनी एक बाउंड्री है, एक सीमा है, तो उस सीमा के अंदर वर्तमान में जितने लोग रह रहे होंगे उन सब लोगों को हम क्या कहेंगे, भारत की जनसंख्या कहेंगे। बात क्लियर है, उसे क्या कहेंगे, भारत की जनसंख्या कहेंगे। जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या जानने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हमें क्या करनी पड़ती है, जनगणना करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर भारत में कितने लोग रह रहे हैं इस बात का पता लगाना है तो उन लोगों को गिन लो। सीधी सी बात है कि एक एक व्यक्ति को गिन लो, तो हमें वहाँ की जनसंख्या या जनगणना के बारे में पता चल जाएगा। अभी हाल फिलहाल के आंकड़े में 2011 के आंकड़ों की बात करेंगे, जहां अंतिम जनगणना हुई थी, वो भी बात बताऊंगा। लेकिन वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से पहले नंबर पर पूरी दुनिया में जनसंख्या में कौन पहुंच गया है, भारत है।
और दूसरे नंबर पे कौन आ गया है, चीन आ गया है। यानी कि अभी हमने अपनी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करके चीन को पीछे बिछाड़ दिया है। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करी, वरना आप देखोगे कि चीन हमसे आ गई है हर चीज़ में। हमने जो हम कर सकते थे हमने किया, और हमने पहले नंबर से कम जनसंख्या पे सुनिश्चित करा कि हम चीन से तो आगे रहेंगे। और हम इस मूड में हैं कि आने वाले समय में भी चीन को आगा देने वाले नहीं हैं, है ना। हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब देखो, तो ये बात क्लियर हो गई। जनसंख्या यानी कि मानवों की संख्या एक निश्चित क्षेत्र और समय में उपस्थित जो लोग होते हैं उस समय वो उनकी संख्या कहलाती है। जनसंख्या जानने के लिए जनगणना करनी पड़ती है, और अभी भारत किस पर आ गया है, पहले नंबर पर आ गया, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कैसे होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले अगर आधुनिक रूप से, ठीक है, आधुनिक और व्यवस्थित रूप से सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी, ऐसे लिखिए कि सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी किस रूप में, एक आधुनिक और व्यवस्थित रूप से, वो शुरुआत जो मानी जाती है वो स्वीडन से मानी जाती है। कहाँ से बेटा, स्वीडन से। 1749 में स्वीडन से किसकी शुरुआत हुई थी, जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो दशकीय जनगणना की शुरुआत है, यानी कि 10 साल के बाद एक बार जनगणना होगी, जो भारत में भी होती है फिलहाल, तो दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने करी थी, ये यूएसए ने करी थी 1790 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि पहली जो जनगणना की शुरुआत है जो व्यवस्थित रूप से करी गई थी, वो एक देश आपने सुना होगा स्वीडन, वहाँ से शुरुआत हुई थी 1749 में। वहीं दूसरी तरफ 10 के जनगणना जो यूएसए है वहाँ से शुरुआत हुई 1790 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ चलते जाइएगा। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे आप उसे नोट करते चलना बच्चे। आपके अच्छे से नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए, ताकि आपको रिवीजन करते समय कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए ठीक ठाक सी कॉपी रखिएगा। देखिए, मैं जैसा अभी आप देखते होंगे शॉर्ट वीडियोज़ में लोग चैलेंज लेते हैं कि 75 डे चैलेंज, 50 डे चैलेंज। मैं चैलेंज तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम एक क्लास डेली मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश मेरी रहेगी, और कि मैं क्लास ला सकूँ। तो आप बस मेरे साथ क्लास देखिएगा, देखो, ठीक है, सीखिए आप लोग क्लास में। अब बात आती है भारत की। देखिए, भारत में जो जनगणना की शुरुआत मानी जाती है वो 1872 में मानी जाती है। यानी कि सबसे पहले जो जनगणना हुई हमारे यहाँ वो 1872 में हुई। ठीक है, सर्वप्रथम जनगणना हमारे यहाँ कब हुई बेटा, वो 1872 में हुई। उस समय मेयो करके जो हमारे वाइसराय थे, है ना, मेयो करके हमारे वाइसराय थे, तो उनके समय में सबसे पहली बार हमने क्या करी, जनगणना यहाँ पे करी। इसके अलावा जो 10 के जनगणना की शुरुआत मानी जाती है भारत में, जिसके बाद हमने लगातार 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करनी शुरू करी, तो 10 के जनगणना की शुरुआत जो हुई वो हमारे यहाँ पे 1881 से हुई, जब वाइसराय कौन थे हमारे यहाँ पे, रिपन। ठीक है, वाइसराय रिपन के कार्यकाल में 10 के जनगणना की शुरुआत हुई। यानी कि प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना भारत में कब से स्टार्ट हुई, वो 1881 से हुई। यानी कि मैं कह सकता हूँ क्रमबद्ध रूप से जनगणना की शुरुआत, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 में हुई, रिपन के समय में। दोनों बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, अगर देखो बताना चाहो तो बता दो, यहाँ ना पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, प्रथम जनगणना आयुक्त। ये क्या मसला मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, देखो, पहले जनगणना आयुक्त थे WC प्लाउडेन। WC प्लाउडेन, यानी कि देखिए, किसी न किसी को तो जनगणना करने का जिम्मा लेना पड़ेगा। जैसे आप चुनाव आयुक्त देखते हैं ना, निर्वाचन आयोग में देखते हैं चुनाव आयुक्त, यानी कि जिनके अंडर में सारा इलेक्शन कमीशन काम करता है। इसी तरीके से जब जनगणना होगी तो वहाँ पे भी कोई ऐसा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए जिसके अंडर में सारा काम हो सके, तो उसी को हमने क्या कहा, जनगणना आयुक्त कहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहीं पर अगर हम बात करते हैं, समय गुजरा, धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग। ठीक, वहीं पे आप देखोगे जब भारतीय संविधान लागू हुआ, देखिए 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना, यहीं पे बता रहा हूँ। 26 नवंबर
1949 को संविधान क्या करा गया, अंगीकृत किया गया बेटा, क्या करा गया, संविधान अंगीकृत किया गया, है ना। इसलिए हम लोग संविधान दिवस कब बनाते हैं बच्चे, वो 26 नवंबर को बनाते हैं ना, और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया, ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ यहीं पे, सवाल क्या है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस समय सबसे पहले नागरिकता भारत में लागू हुई थी, या कौन सा भाग हुआ था, या मौलिक अधिकार लागू हुए थे, या प्रस्तावना लागू हुई थी, ठीक है, या आप कोई भी भाग में बना सकता हूँ। यानी कि जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था उस दिन 26 नवंबर को क्या लागू हो गया था, तो ये ध्यान रखना, जो नागरिकता आपका हिस्सा है यानी कि भाग 2 आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, ये लागू हो गया था। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। यानी कि संविधान के अंगीकृत के समय कौन सा भाग लागू हो गया था, भाग 2 लागू हो गया था, नागरिकता, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 के बीच में बात करी गई है, ठीक। दूसरी बात, नागरिकता की बात करूं तो नागरिकता 5 तरीके से ली जा सकती है और 3 तरीके से छोड़ी जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब पढ़ाऊंगा तो आगे बात करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, ठीक है, जो जनगणना के बारे में जानकारी देता है। क्या कहता है मैं बताता हूँ, 1 मिनट आपको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पेपर में आ चुका सवाल है, वही बता रहा हूँ, ठीक है। एक आर्टिकल आपका आता है अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 क्या कहता है मेरे प्यारे, वो ये कहता है कि सबसे पहली बात कि जनगणना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, जनगणना सरकार का जिम्मा है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, जनगणना क्या है, सरकार का जिम्मा है। इसी के अधीन कहा गया कि एक महापंजीयन कार्यालय, महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त दोबारा सुनना मेरे बच्चे, कि महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त जो आपके गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन होते हैं, जो किसके अधीन होते हैं, गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के अधीन होते हैं, इनकी अपनी जिम्मेदारी है कि ये क्या करवाएं, जनगणना करवाएं। यानी जनगणना करने की जिम्मेदारी किसकी है, इनकी है, जनगणना की जिम्मेदारी है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा आपको, ये सरकार का जिम्मा है और सरकार में जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, जनगणना को करेगा। ये आपके संविधान का आर्टिकल 246 कहता है, ठीक है। आई थिंक बात अभी तक तो क्लियर हो रही होगी, बात समझ में आ रही होगी। मुझे पता है कि आप सभी की जो दुखती रस है ना, आप रीजनिंग और उत्तराखंड को बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, मैं पता है, लेकिन जहाँ फंसोगे ना वो जीएस है, ठीक है। तो इसलिए जीएस पे काम करवा रहा हूँ। देखिए वही चीज़ें बताऊँगा जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आप अगर कोई भी बच्चा मेरी क्लास देख रहा है तो वो क्लास को मिस आउट बिल्कुल ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, तहे दिल से कह रहा हूँ कि आपको इतना लाभ पहुँचेगा, सच में ईमानदारी से लाभ पहुँचेगा, आप अच्छा कर पाएंगे, है ना। देखो अब ये सब बातें मैंने कर ली, आपसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनगणना 2011 की तरफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो एक एक चीज़ को बताऊँगा, आंकड़े बताऊँगा, लेकिन अभी जितनी जानकारी दे रहा हूँ ये बेसिक जानकारी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। यहीं से पेपर में सवाल आ जाएगा और फंस जाओगे, ठीक है। जनगणना 2011 क्या कहती है बेटे, जनगणना 2011 पहली चीज़, फर्स्ट जनगणना हमारे यहाँ कब हुई बच्चे, अभी आपने बताया कि 1872 में हुई सर, लॉर्ड मेयो के समय में हुई। और ये जो लास्ट जनगणना है बच्चा, ये कब हुई हमारे यहाँ, यानी कि जो अभी जनगणना हुई वो 2011 में हुई, ये लास्ट है। उसके बाद से अभी जनगणना नहीं हुई है, 2026 के आसपास में जाके हो गई। तो ये हमारी कौन सी जनगणना थी बच्चे, ये 15वीं जनगणना थी। यानी कि ये जो जनगणना 2011 थी, ये कौन सा क्रम था हमारा, ठीक है, 15वां क्रम था। यही फंसा लेता मेरा बच्चा, पूछेगा कि जो अंतिम जनगणना हुई है उसका क्रम बताइए, 12वां, 17वां, 15वां, 16वां, वहाँ फंस जाता है बच्चा। तो ध्यान रखना, जनगणना 2011 का क्रम कौन सा है, 15वां है। और पूछा जाए
कि स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत का नंबर कौन सा है भैया, 7th, ठीक है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है क्या आपकी, 2011 वाली, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात, जनगणना जो हुई है ये 2 चरणों में हुई बच्चे, ठीक है। इस जनगणना को हमने 2 चरणों में देखा है। चरण फर्स्ट यानी कि स्टेप फर्स्ट में आवासीय जानकारी आपसे ली गई थी, क्या ली गई थी, आवासीय जानकारी ली गई थी। दूसरी बात, यहीं पर चरण सेकंड में आपकी जनगणना का कार्य आपसे करवाया गया था, ठीक है, जनसंख्या को जाना गया था, ठीक है। पहले चरण में आपसे आवासीय जानकारी ली गई थी, दूसरे चरण में जनसंख्या को जाना गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी चंद्रमौली जो है वो जनगणना आयुक्त हैं। इसके समय जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन, शिव चंद्र मौली, नाम याद रखना भाई, शिव चंद्र मौली, यानी कि सी चंद्रमौली कौन थे बेटा, वो जनगणना आयुक्त थे। किसके, 2011 जो जनगणना हुई उसके जनगणना आयुक्त कौन थे, शिव चंद्र मौली थे, ठीक है। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ से जो आंकड़ा निकल के आया उसे थोड़ा सा देखना आप लोग। यहाँ से जो आंकड़ा आया, एक रफ आंकड़ा बता रहा हूँ कि भारत की जो कुल जनसंख्या कितनी है, भारत की कुल जनसंख्या वो 121.09 करोड़ है, ठीक है। कितनी है, 121.09 करोड़, जिसमें जो मेल हैं, मेल बेटा हैं 51.47% क्या है, वो मेल है, और बाकी बची जो फीमेल हैं, ठीक है, यानी कि 48.57% क्या है आपकी फीमेल है, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखनी है आपने। इसमें कुछ आंकड़े आए हैं, मैं बता देता हूँ कि साक्षरता दर कितनी आई है हमारी इसमें। अब देखो, अभी ये साक्षरता दर क्या होती है, क्या नहीं होती है, इन सब चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना। अभी केवल इतना मानना है कि साक्षरता दर कितनी है, 73% है। लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है, वो 9:4:3 है। यानी कि देखिए ढंग से देखता, लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसे क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। यानी कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी हैं, 943, यानी कि 57 लोग ऐसे हैं जो महिला कम है और पुरुष ज़्यादा हैं, जिनका शायद विवाह नहीं होना है। तो हमें पहली चुनौती हमारी ये भी है कि हमें 57 से बाहर भी निकलना है ना। हम इन 57 से भी बाहर निकलेंगे, मजाक कर रहा हूँ। देखो, तो लिंगानुपात हो गई। दूसरी बात, 10 की वृद्धि दर कितनी रही है बेटा, 10 की वृद्धि दर, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल हमने कितना इजाफा कर लिया, वो 17.7% है। इसके अलावा आपको जन घनत्व देखना है। जन घनत्व हमारा कितना रहा है, 382 रहा है, यानी कि जन घनत्व कितना है, 382 है, ठीक है, वेरी गुड। तो इतनी बातें आपने जान ली। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, यहीं पे बता रहा हूँ कि भारत जो है वो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना रखता है, 2.4%। दोबारा सुनना, भारत पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% अपने पास रखता है। दूसरी बात, और हम जनसंख्या का लगभग 17.5%, यानी कि पूरी दुनिया की जनसंख्या का लगभग 17.5% वो कहाँ निवास करता है, वो भारत में निवास करती है। पूरी दुनिया की 17.5% कहाँ निवास करती है, भारत में निवास करती है। आई थिंक जितनी बातें मैंने बताई हैं अभी तक आपको क्लियर हुई होगी। मैं थोड़ा सा इसे और आगे लेके चल रहा हूँ। जनगणना प्रतीक के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। यहाँ देखिए फंसना नहीं है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। जनगणना 2011 कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की है। पहली कब हुई थी, 72 में हुई थी, अंतिम 2011 में है। स्वतंत्र भारत की पूछा जाएगा तो 7वें नंबर की है। 2 चरणों में हुई है, ध्यान रखेंगे। जनगणना आयुक्त कौन है, शिव चंद्र मौली, ये आपके जनगणना आयुक्त हैं। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग है, जिसमें लगभग 51.5% क्या है, मेल हैं। साक्षरता दर 73% रही है। लिंगानुपात 943 है। 10 की वृद्धि दर इतनी 17.7% और जनघनत्व 382 है, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो प्रतीक चिन्ह था हमारा, यानी जनगणना का जो प्रतीक चिन्ह था उसकी थोड़ी सी बात करते हैं 2 मिनट के लिए, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जनगणना प्रतीक चिन्ह,
यानी देखो हम लोग एक आदर्श चीज़ चुनते हैं, हर सवाल जनगणना होती है तो उसका एक प्रतीक चिन्ह चुना जाता है। ठीक है, बात करते हैं आप लोगों से। जनगणना प्रतीक चिन्ह, प्रगणक शिक्षिका जो थी वो क्या थी, इसकी प्रतीक चिन्ह थी, प्रगणक शिक्षिका, इसे शुभंकर भी बोलते हैं। शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका वो क्या था हमारा, वो शुभंकर था। ठीक है, शुभंकर। दूसरी बात यहीं पे बात करूं, जो इसका आदर्श वाक्य था जनगणना का, आइडियल सेंटेंस या जिसे मोटो भी हम कई बार बोल देते हैं आम बोलचाल में, वो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये आदर्श वाक्य था। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस अगर लोगों को अगर आप चेक करोगे जाकर के 2011 जनगणना लोगों को, तो वहाँ आपको 9 सदस्य इसके अंदर दिखाई देंगे। कितने? 9 सदस्य, जिसमें से 3 तो वयस्क महिला हैं। सदस्य मतलब ऐसे नहीं आदमी बनाए हुए हैं, ऐसे उन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं, उसमें ना आदमी से बनाए हुए हैं, तो वो बताएंगे। 3 वयस्क महिला हैं, 2 वयस्क पुरुष हैं और साथ में 2 महिलाएं या लड़कियां हैं और 2 इसमें लड़के हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 9 सदस्य दिखाए गए हैं। वही इस तरीके से मकान दिखाया गया बच्चे, और मकान के ऊपर की तरफ में 10 की वृद्धि का एक द्योतक है जिसपे 10 बिंदु हैं। ठीक है, यानी मकान के ऊपर 10 बिंदु वाला एक द्योतक है, 10 बिंदु वाला द्योतक है। ये किस चीज़ के लिए है, हमारी 10 के वृद्धि दर को दिखाता है। ठीक है, तो किसे प्रदर्शित करता है, 10 के वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात बच्चे यहीं पे बताना कि इसे बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पदारविंद पंत को दिया जाता है। पदारविंद पद कह दो, है ना, श्रेय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, पदारविंद पथ। ठीक है, इसे बनाने का श्रेय किया जाता है पदारविंद पथ को, इसे बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और एक अंतिम चीज़ इसमें बता देना, नोट करके बता देना इस बात को कि देखिए जनगणना 2011 पे ना बच्चे एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। जनगणना 2011 पे एक डाक टिकट जारी हुआ था जो जिसकी वैल्यू कितनी थी, 5 रुपये। ठीक है, यानी कि 5 रुपये का डाक टिकट भी जनगणना 2011 पे जारी किया गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक आंकड़े आपके सामने रखे। मुझे पता है कि समझ में बात आई होगी, आपने अगर ढंग से देखा होगा। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, नोट कर लिया। देखिए मेरे हिसाब से कोई भी क्या करना, नोट करते चलना फटाफट तेज़ी से ना, अच्छे से नोट करते चलना, ताकि आपके पास एक ऐसी स्थिति बन पाए कि आप जब इसका रिवीजन करें तो आपको आसानी से चीज़ें हो जाए, है ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी, तो आप उसे नोट करने से बचना। देखिए नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी चीज़ आपको नहीं आती उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, वो चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपको शायद आपको लगता है कि मुझे याद पता नहीं है या आपको लगता है कि मैं इसे भूल सकता हूँ, तो उसे नोट कर लेना आप लोग। देखो इसके अलावा देखिए खासकर अगर आर ओ की बात करूँ तो यहाँ करंट अफेयर तो है ही। करंट अफेयर्स का तो मुद्दा है यहाँ पे, वो लगभग 10 से 12 मार्क्स का है। ये आप बात याद रखना। ईओ और टीआरआई का जो पेपर देने वाला है, इसमें करंट अफेयर का जो मुद्दा है वो 30 नंबर का है भाई। 30 का हो गया, सर 30 कैसे हो गए? 20 नंबर तो लिखा है सबसे पहले जो समसामयिकी है सारी की सारी, 10 नंबर अलग से उसी के नीचे लिखा है कि जो स्पोर्ट्स वाला मामला है, यानी कि खेल कूद से संबंधित मुझे अलग से 10 नंबर की चाहिए। वो कौन पूछ रहा है आपसे? ईओ यानी अधिशासी अधिकारी और टीआरआई। ठीक है, जिसका प्री पेपर में 100 नंबर की हिंदी है। ठीक है, हिंदी की व्यवस्था करवा रहा हूँ, चिंता मत करिए। उसमें 50 नंबर का लगभग याद करने वाला पार्ट है और 50 नंबर की ग्रामर है। ठीक है, बहुत जल्दी काम करवाना शुरू कर दूंगा, बहुत जल्दी क्लासेस आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? यानी कि करंट अफेयर की वेटेज बहुत ज़्यादा है। और स्पोर्ट्स की अगर बात करेंगे आप लोग, तो आपसे 10 नंबर यहाँ अलग से पूछ रहा है, वो यहाँ भी महत्वपूर्ण है। तो जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो भी मैं आपको साथ साथ लेकर के चलता रहूँगा। यानी कि एक आध जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो मैं डेली डाल दूँगा आपकी वीडियो में, तो आप ये भी ध्यान रखना। इसलिए चलिए करंट अफेयर का थोड़ा सा बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर आप लोगों को पता होगा, जो मुझे लगता है कि पता ही होगा, कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, है ना, टेनिस के अंदर, वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है,
ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम, स्लैम 2023 ये ख़त्म हो गए अभी हाल फिलहाल में। अभी तो बहुत सारे लोग यही समझ नहीं पा रहे होंगे कि ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, कब कब होते हैं, उनका क्रम क्या है। तो एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं। सबसे पहले देखिए ये शुरू कहाँ से होता है, AFWA, ठीक है। आप कहोगे ये क्या है जी, ए मतलब बेटे ऑस्ट्रेलियाई ओपन, क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बोलते हैं इसे, ठीक है। ए फ्रेंच ओपन बोलते हैं, एफ फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू विंबलडन बोलते हैं बच्चे, विंबलडन, और ए बेटे यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन, अमेरिकी ओपन या इसी को हम बोलते हैं यूएस ओपन। साल भर के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें पहला कौन सा है, अमेरिकी ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है आपका अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन, ठीक है। इनका ध्यान रखना है कौन सा कब हुआ, कैसे हुआ। पहली चीज़, अमेरिकी ओपन किस पे खेलते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना सबसे पहली चीज़, कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है बच्चे, वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। दूसरी बात देखिए, हमें जो ध्यान रखना है वो कौन जीता है, ठीक। सबसे पहली बात करते हैं कि यहाँ जो मेल जीता है कौन सा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल जीता है वो नोवाक जोकोविक है, नोवाक जोकोविक, जोकोविच कह सकते हैं, जोकोविक कह सकते हैं, नोवाक जोकोविक, जो कहाँ का है, सर्बिया का है, ठीक है। कहाँ का है बेटे, सर्बिया का है। ध्यान रखना, देश में ध्यान रखना है। फीमेल जो जीती हैं वो आर्यन अबलंका जीती हैं, आर्यन अबलेंका, जो बेलारूस की हैं। कहाँ की है, मैं नीचे लिख देता हूँ, बेलारूस की, ठीक है। जो कहाँ की है बच्चे, बेलारूस की। तो 2 बातें आपको पता चल गई कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला, साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मेल किसने जीता, पुरुष जीतने वाले नोवाक जोकोविच हैं जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और फीमेल कौन है, आर्यन अबलेंका है जिन्होंने बेलारूस के रहने वाली इसे जीता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, तो फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। किस पे, क्ले कोर्ट पे। ध्यान रखेंगे किस कोर्ट पे खेलते हैं, क्ले कोर्ट पे खेलते हैं। दूसरी बात, इसे जीतने वाले मेल कौन है, सेम है, नोवाक जोकोविक है, नोवाक ही हैं, जो कहाँ के हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल कौन है बेटा, फीमेल हैं EPFO, यानी कि आप एटा स्विएटेक, पोलैंड की रहने वाली है, फ्रेंच ओपन जीतने वाली है। नाम डालेंगे आप लोग कि ईगा स्विएटेक, क्या नाम है, ईगा स्विएटेक, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की, मैं नीचे डालता हूँ, कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है, ठीक है। ईगा स्विएटेक पोलैंड की रहने वाली है। याद कैसे रखेंगे, ई मतलब ईगा स्विएटेक, पी मतलब पोलैंड, एफ मतलब फ्रेंच ओपन, EPFO ध्यान रखेंगे आप लोग, फीमेल। इसके बाद आते हैं विंबलडन की बात आती है। विंबलडन बेटे ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। सबसे पहली बात ध्यान रखना है, किस पे खेलते हैं, ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं। दूसरी बात, विंबलडन सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, वो विंबलडन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सबसे पुराना कौन सा है, वो विंबलडन है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन है। इन चारों में सबसे पुराना कौन सा बच्चे, वो विंबलडन है, ये ध्यान रखना है। इसे जीतने वाला कौन है, मेल विकास, कौन है, विकास, यानी कि विंबलडन कार्लोस, विंबलडन कार्लोस जी जीतने वाले हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। विकास से ध्यान रखोगे, वी मतलब विंबलडन, क मतलब कार्लोस, स मतलब स्पेन, ठीक है। इसे जो फीमेल जीतने वाली हैं उनका नाम भी इससे मिलता जुलता है, जैसे विकास कार्लोस है तो फीमेल का नाम आप डाल दोगे मार्केस आंद्रोसोवा, ठीक है। कौन है, मार्केस आंद्रोसोवा, मार्केस आंद्रोसोवा, आंद्रोसोवा, जो चेक गणराज्य की है, चेक रिपब्लिक की रहने वाली है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अमेरिकी ओपन ये ऑल्सो किस पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। किस पे खेला जाता है बच्चे, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है आपने। दूसरी बात यहीं पे ध्यान रखना, इसे किसने जीत लिया है, मेल कौन है, मेल वही है भाई साहब आपके नोवाक जी हैं, ठीक है।
यानी कि भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी हैं। देखिए साल के 3 ग्रैंड स्लैम किसने जीत लिए? ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, और अमेरिकी ओपन भी हाल फिलहाल में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, ये इनका 24वां ओवरऑल कौन सा 24वां ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, नोवाक जोकोविच का कौन सा है? ये 24वां ग्रैंड स्लैम है, और ये सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले की सूची में संयुक्त रूप से नंबर 1 पे आ गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल इस बार बनने वाला है, पेपर में आप देखोगे कि छपेगा। ठीक है, यानी कि मेल नोवाक जोकोविच है, 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है, और ये 24वां ग्रैंड स्लैम जीत करके दुनिया के नंबर 1 जो खिलाड़ी थे जिन्होंने 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है, उनका नाम भी डाल देते हैं। मार्गरेट कोर्ट उनका नाम था, उनके रिकॉर्ड की बराबरी करी है इसने। किसके? मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी करी है। इन्होंने भी 24 ही ग्रैंड स्लैम जीत रखे थे। ठीक है, ध्यान रखना इनके रिकॉर्ड की इसने बराबरी कर ली है। नोवाक जोकोविच का ध्यान रखना। फीमेल जिन्होंने जीता है, तो फीमेल जिन्होंने जीता है उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। उनका नाम है भाई साहब कोको गॉफ। क्या नाम है? कोको गॉफ। यानी कि इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने आर्यन सबलेंका को हराया है। ध्यान रखना, इन्होंने किसे हराया है? आर्यन सबलेंका को हराया है। यानी कि आर्यन सबलेंका चाहती थी कि मैं अमेरिकन ओपन भी जीत लूँ, लेकिन अमेरिकन ओपन कौन ले गई? कोको ले गई। ठीक है, अमेरिकन ओपन कौन ले गई? वो कोको ले गई, कोको गॉफ ले गई। कमाल की बात है, यूएसए की ही रहने वाली है, लेकिन ये कमाल की बात नहीं। कमाल की बात ये है कि ये केवल और केवल कितने साल की हैं? 19 साल की है। ये कमाल की बात है। ठीक है, तो ये आपके सामने ग्रैंड स्लैम 2023 से दोबारा बता रहा हूँ मेरे बच्चे। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट नोवाक जोकोविच, ठीक है, फीमेल आर्यन अबलेंका, ठीक है, बेलारूस की, ये सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेलते हैं, मेल जोकोविच है। ईपीएफ ईगा स्वेटेक पोलैंड के रहने वाली हैं। विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेलते हैं। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम यही है। कार्लोस स्पेन के जीता है। मार्केस आंद्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं। अमेरिकी ओपन हार्ड कोर्ट पर जोकोविच ने जीता है। 24वां ग्रैंड स्लैम है इनके करियर का। नोवाक का ध्यान रखना है, इन्होंने मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, यानी कि ये रिकॉर्ड अगले साल टूटने वाला है। जैसे ही ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होगा अगले साल, फिर ये भाई साहब जीत बैठेंगे। इस साल इन्होंने 3 जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा फीमेल कोको गॉफ, ठीक है, यूएसए के रहने वाली है, 19 वर्ष इनकी आयु है। ठीक, आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतनी बातें हैं। आई थिंक आपको क्लास शायद कुछ काम की लगी होगी। काम की लगी होगी तो भैया अच्छे से देखना। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। जम के मेहनत करिए। धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, आप लोगों को अभी इन्वॉल्व करना शुरू करूँगा। मैं आपको टॉपिक्स दूंगा जो आपको घर पे काम भी करना पड़ेगा, मेरे साथ रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जैसे मैं अभी एक पहली क्लास है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी लाऊंगा। फिर मैं कहूँगा आपसे कि कल पहली क्लास का रिवीजन, कल ग्रैंड स्लैम का रिवीजन, कल जनगणना का रिवीजन। इस तरीके से आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों को मेरे साथ जुड़ना है टेलीग्राम पे, उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूँगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए शायद आपको लगा होगा सर पता नहीं कहाँ चले गए, आ नहीं रहे, क्या है कैसे नहीं है, तो मैं इस बारे में कोई एक्सक्यूज़ देना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन बस आप समझिए बात को कि जितना संभव हो पाएगा मैं सहयोग करूँगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।